चाहे भ्रष्टाचार हो, हर जगह कहीं ना कहीं देश पिछड़ रहा है। बेरोजगारी में हम दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। आप समझिए 33.89 लाख करोड़ के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, लेकिन अभी तक कहीं ज़मीन पर लगभग 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कहीं ज़मीन पर कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है। बेरोजगारी के हालात ये हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी जो है वो संविदा और 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, स्थायी नौकरियां नहीं है। सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ही तमाम लॉटरीबाज कंपनियों से, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, किसी के यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड पड़ी और उसके बाद उन लोगों ने पैसा दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से ही तो भाजपा घबराई हुई। खुद रक्षा मंत्री हैं और उनका बेटा जो है विधायक है। पीयूष गोयल जी के पिताजी राजनीति में थे, वो भी हैं, और जो उनके एक कैबिनेट में है निषाद पार्टी, उनके फादर मंत्री हैं और उनके बेटे सांसद हैं और उनके दूसरे बेटे विधायक हैं, और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनकी भी यही स्थिति है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। ये वसीम बरेलवी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इस शेर को कहा था। नमस्कार, मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। आज हमारे साथ में हैं मोहम्मद साजिद, प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पत्रकारिता में इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, 20 साल की इनकी पत्रकारिता रही है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है उसके लिए अब प्रवक्ता बने हैं, प्रदेश प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। आइए आज हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे समाजवादी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी के लिए काम। आइए आज हम बात करते हैं मोहम्मद साजिद। अब तो आपको प्रदेश प्रवक्ता के साथ में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्टी के लिए मुद्दे रखें और पार्टी के लिए लोगों को लिए बताएं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे देखा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। उनको लगा कि मैं पार्टी की बात जो है वो प्रवक्ता की हैसियत से ज़्यादा बेहतर रख सकता हूं और जो देश के हालात हैं उन पर बोल सकता हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता में मुझे जानकारियां रही हैं और तमाम क्षेत्रों में मैंने पत्रकारिता की है। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले की राजनीति में और आपकी राजनीति में क्या फ़र्क है और क्या किस तरीके से लगातार देश के हालात बिगड़ रहे हैं, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, तो चाहे भ्रष्टाचार हो, हर जगह कहीं ना कहीं देश पिछड़ रहा है। बेरोजगारी में हम दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। आप समझिए 33.89 लाख करोड़ के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, लेकिन अभी तक कहीं ज़मीन पर लगभग 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कहीं ज़मीन पर कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है। बेरोजगारी के हालात ये हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी जो है वो संविदा और 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, स्थायी नौकरियां नहीं है। सरकारी महकमों को, चाहे रेल हो, बेल हो, सेल हो, जितनी भी सरकारियां कंपनियां हैं उनको लगातार जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। देश के कई एयरपोर्ट लखनऊ समेत जो है वो अडानी को बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम मुद्दों को भटका कर जो है वो देश को लगातार बड़े जो है वो जितने भी संस्थान हैं उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में आप देखिए तो हम लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ही तमाम लॉटरीबाज कंपनियों से, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, किसी के यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड पड़ी और उसके बाद उन लोगों ने पैसा दिया सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और उनकी ईडी, सीबीआई के मामले खत्म कर दिए गए। जैसे कि आप सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार का कहना है कि हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है जो नौकरियां दें। देखिए, योग्य लोग तो हैं, अगर योग्य नहीं होते तो यहाँ के तमाम अच्छे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर उन लोगों को रोजगार यहाँ मिलता तो ये स्थिति नहीं होती। और ये आलम है कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। लगभग 5 से 7 लाख लोग प्रतिवर्ष देश छोड़ रहे हैं। अगर देश में हालात अच्छे होते, उनको रोजगार यहाँ मिलता, तो लोग फिर जो है वो देश नहीं छोड़ते। अभी देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक अमेरिका के लिए कहा कि वहाँ पे जो लोग हैं हम अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार हैं और उनको हम अपनी जो नागरिकता है उस हिसाब से उनको रखने के लिए तैयार हैं।
नहीं, देखिए ये हालात तब आए जब हमारे बेहतर रिश्ते नहीं हैं। हम विश्व में डंका बजाने की बात करते हैं और अमेरिका से हमारे रिश्ते इतने ख़राब हैं। आज हमारे साथ हमारी विदेश नीति लगभग फेल हो चुकी है। पड़ोसी देशों से हमारी पटती नहीं है। बांग्लादेश हमारे साथ था, कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी आज की डेट में नहीं पट रही है। नेपाल जैसा छोटा सा देश जो कभी भी जो हमारे खिलाफ नहीं गया, हमारे साथ हमेशा रहा, वो भी हमारे खिलाफ बयानबाजी कर देता है। और जितने भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, और चाहे रूस हो, रूस से हमारे हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन आज रूस से भी वो बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल है और इसीलिए वहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनको अमेरिका ने भेजने की तैयारी कर ली है और वो कह रहे हैं। तो ये अगर वो आएंगे तो यहाँ के लोगों को तो तमाम को पहले ही रोज़गार नहीं है, उनको साधन नहीं है कि रोज़गार कर सके। वो लोग आएंगे तो उनके परिवारों पर भी आर्थिक संकट होगा और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ये हमारी कहीं ना कहीं सरकार की विदेश नीति है जो फेल है। आपने जैसे कहा सरकार की विदेश नीति है जो फेल है, ऐसे पूरे वर्ल्ड में महाकुंभ का जो इस टाइम डंका बज रहा है और महाकुंभ को लेकर जो सारी तैयारियां थी यूपी गवर्नमेंट की, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने वहां पे कैबिनेट मीटिंग रखी। कैबिनेट मीटिंग का क्या मतलब था जो वहां पे कुंभ मेले में ही रखी गई? देखिए, देश में इससे पहले भी महाकुंभ हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि आप ये समझिए वहाँ के जितने भी धर्मगुरु थे, जितने भी महामंडलेश्वर थे, सभी ने तारीफ़ की थी। और हमारी सरकार के उस समय नगर विकास मंत्री थे माननीय मोहम्मद आजम खां साहब, उनको तो उन्होंने बुला के सम्मानित किया और उसके बाद उनको गाय तक दी थी कि आप ये गाय ले जाइए, और उनको सम्मानित किया और उन्होंने तारीफ़ की। और ये बात अभी भी महाकुंभ में तमाम महात्माओं ने, धर्मगुरुओं ने कही है कि ये जो है वो महाकुंभ से बेहतर समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महाकुंभ हुआ था वो ज़्यादा बेहतर था, उसमें ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं थी। अब वहाँ पर तमाम लोगों से रोज़गार छीना गया है। जो वहाँ नाविक थे, जिनका धंधा था वहाँ गंगा जी में नाव चलाने का, वहाँ वो लोग नाव नहीं चला पा रहे हैं। तमाम लोगों को जो वहाँ फड़ की दुकानें, ठेले, खोंचे या जो भी वहाँ पे दुकान चाय की भी रख रहे हैं, उनसे 1-1 लाख रुपए की राशि है ली जा रही है। तो तमाम अव्यवस्थाएं हैं। और जो देखिए, राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। राजनीति जो है वो उसमें बहुत, राजनीति का काम है, सरकार का काम है वहाँ व्यवस्थाएं बनाना। वहाँ मीटिंग रखने से या उनसे कोई चीज़ वो नहीं होती है। और उनको आस्था थी तो वैसे ही जाते वहाँ, और गंगा जी में वो भी स्नान करते महाकुंभ में। लेकिन वहाँ मीटिंग रखने से कोई औचित्य नहीं है। ये केवल एक मार्केटिंग का फंडा हो चुका है और ये एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जो सरकार होती है उसका काम केवल सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देने का होता है। उसको धर्म को बढ़ावा देने का काम सरकार का नहीं होता। सरकार का काम जो उसके बेसिक काम है, उसे सरकार को उस काम को करना चाहिए। जैसे कि आप लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और आप लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके उसको लेके, अब पिछले उपचुनाव में सपा की अपेक्षा के मुताबिक सीटें नहीं आई, ऐसे ही मिल्कीपुर विधानसभा पर सपा कमजोर दिख रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों स्तंभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर रही है। हमेशा आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव होता था तो जो निर्वाचन आयोग है या जो निर्वाचन कार्यालय हर जिले में होते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए लोगों को जागरूक करते थे, युवाओं को जागरूक करते थे। कार्यक्रम होते थे कि आइए अधिक से अधिक मतदान कीजिए। लेकिन ये पहली सरकार है जो मतदान के लिए लोगों को दौड़ाती है, रिवाल्वर लेकर उनकी सरकार के नुमाइंदे दौड़ाते हैं कि आप बूथ तक नहीं आएंगे, अगर आप वोट डालेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। और ये वीडियो आपके जग जाहिर हैं, चाहे रामपुर का आपका विधानसभा उपचुनाव हो या अभी आपका जो बाई इलेक्शन हुआ है 8 सीटों पर वहाँ का हो। तो आप ये देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं मतदान नहीं होना चाहती। यही हालत मिल्कीपुर चुनाव की है। मिल्कीपुर में तो एक वहाँ पे जो है वो सरकारी, एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को वहाँ उसको पोलिंग का वो बना दिया गया है, पीठासीन अधिकारी वगैरह। आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने तमाम चीज़ें ऐसी रखी हैं और वहाँ प्रशासन परेशान कर रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहा है। तो ये मिल्कीपुर चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इसीलिए इस तरीके की हरकत कर रही है। अभी बाई इलेक्शन में कानपुर में तो कि वोटर वहाँ तक ना जा पाए, इसलिए उन्होंने गड्ढे खुदवा दिए बूथ से पहले
कि उनको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, तो जिससे कम से कम मतदान हो। तो जब मतदान कम कराने की सरकार कोशिश कर रही है, किया है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं इसको चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता, जैसे किसी समय में TN शेषन को लोग याद करते हैं, उसी तर्ज पर सरकार को जो है काम करना चाहिए। और लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं उनकी विशेषता बहुत जरूरी है। जब वो लोकतंत्र के चारों स्तंभ की विशेषता खत्म हो जाएगी तो आप समझिए ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और ये हर व्यक्ति के लिए सोचनीय बात है। और इसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ देश के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा, जब देश नहीं बचेगा, जब संविधान नहीं बचेगा, तो फिर हम लोग कैसे रह पाएंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे रह पाएगी। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मकान हो जिसमें वो सुरक्षित रह सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, लेकिन जब देश में संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तो उस पढ़ाई का और उसके मकान का वो क्या फिर करेंगे। इस सवाल को लेकर सरकार से कई बार मंत्रियों से सवाल किए गए, उप मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में पूछा गया कि पिछली बार में जो रहा कि पिस्तौल को लेकर और उसको लेकर, तो उप मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा कि ये जो है मतलब विपक्ष का जो है वो सीटें नहीं आई, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही चुनाव आयोग ने भी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं और हमें किसी तरह से भेदभाव का कोई मतलब नहीं है। और उनका साफ ये कहना है कि विपक्ष जो हमेशा हमलावर रहता है, खास करके समाजवादी पार्टी, वो इसलिए रहती है कि वो पार्टी उनकी सही से प्रदर्शन नहीं किया और उनकी सीटें नहीं आई, इसलिए वो हम पे आरोप लगाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से ही तो भाजपा घबराई हुई है, और इसीलिए वो इस तरीके की जो है वो हरकतें होती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। और ये बात समाजवादी पार्टी ने नहीं कही, समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी नहीं किया, ये वहाँ की मीडिया ने दिखाया और वहाँ पे वीडियो वायरल हुए और लोगों को साथ जिनको दौड़ाया गया वो महिलाएं आगे आई। और इस तरीके के और जगह जगह जहाँ हुआ वहाँ के लोगों ने शिकायत की। मिल्कीपुर में अगर अब हो रहा है तो वहाँ की पब्लिक ये बात कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि वहाँ पे जिस समाज का समाजवादी पार्टी ने PDA से कैंडिडेट उतारा था, उसी समाज का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और वहाँ उनको जो पुराने उनके लोग थे, जिनका जो वहाँ एक महाराज थे जिन्होंने वहाँ शिकायत की थी, चुनाव यहाँ रुका रहा काफ़ी दिन तक, मिल्कीपुर का चुनाव टला, उनका टिकट काट के एक दूसरी विधानसभा के व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसको स्थानीय मुद्दों की जानकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मिल्कीपुर में कैंडिडेट ही नहीं है, और अगर कैंडिडेट होते तो वो वहीं के लोकल प्रत्याशी को उतारते, वो दूसरे जिले के दूसरे विधानसभा के प्रत्याशी को वहाँ कैंडिडेट नहीं बनाते। जैसे आपने कहा मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आपने लगातार सवाल किए हैं, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जैसे समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा परिवारवाद को लेकर राजनीति की आरोप लगते हैं, और परिवारवाद को लेकर आप भी एक नया आरोप वहां पर यह लगा है कि अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, जो कि सापा के सांसद के बेटे हैं। सांसद के बेटे को ही क्यों टिकट दिया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी टिकट देने से पहले लोगों की राय लेती है, सर्वे कराती है, और वहाँ अजीत प्रसाद जी मजबूत कैंडिडेट थे इसलिए दिया गया। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले पहले अपनी तरफ देख लें। माननीय देश के रक्षा मंत्री का खुद रक्षा मंत्री हैं और उनका बेटा जो है विधायक है। पीयूष गोयल जी के पिताजी राजनीति में थे, वो भी हैं, और जो उनके एक कैबिनेट में हैं निषाद पार्टी, उनके फादर मंत्री हैं और उनके बेटे सांसद हैं और उनके दूसरे बेटे विधायक हैं, और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनकी भी यही स्थिति है। और तमाम ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, अब उनकी बेटी वहाँ से सांसद हैं। इसी तरीके से जितने भी उनके लीडर हैं, अधिकतर लीडर जो है वो उनके भी यहाँ परिवारों में राजनीति जो है वो अपनी विरासत सौंप रहे हैं। तो ये केवल आरोप लगा सकते हैं, पहले ये खुद तो सही हों। अपनी जो पार्टी के इनके लोग हैं, तमाम इनके सांसद हैं जिनके बेटे विधायक हैं, और तमाम लोगों को टिकट दिया गया लेकिन चुनाव हार गए। तो ये कहीं ना कहीं इनके यहाँ सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, लेकिन ये केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। माननीय अवधेश प्रसाद जी वहाँ से सांसद हैं, उनके कार्यों से जनता खुश थी, इसीलिए उनको कई बार विधायक बनाया। अब उनकी वहाँ की जनता की डिमांड थी कि उनके बेटों को टिकट दिया जाए, इसलिए वहाँ उनके बेटों को टिकट दिया गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, जिसमें दिल्ली विधानसभा को अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी है।
तो क्या इंडिया गठबंधन में दरार नजर नहीं आ रही? देखिए, जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन का, वो खासतौर से प्रमुखता से लोकसभा चुनाव के लिए था। बाकी ये तय हुआ था कि जहाँ भी जो क्षेत्रीय दल मजबूत होगा वहाँ उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, और वहाँ आम आदमी की पार्टी की वहाँ सरकार है और आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूत है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है और 2 बार से लगातार हराया भी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस कमजोर थी, इसलिए जो है वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी वहाँ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है और वहाँ इंडिया गठबंधन की एक बार फिर जीत हो। चलिए, ये तो राजनीति की बातें रही। आपने राजनीति के बारे में कहा और आप राजनीति में आए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। दूसरी बात ये बताइए कि आपको अगर कभी भविष्य में कोई मौका मिलता है तो आप चौथे स्तंभ के लिए क्या करेंगे, जैसे कि पत्रकार साथियों के लिए? मेरे उसको लेकर तमाम मेरे जहन में प्लान है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पत्रकारों को लेकर तमाम, चाहे उनके इंश्योरेंस हो या उनके फैमिली के इंश्योरेंस हो, या फिर उनके आवास वाला मामला है कि केवल नाम के लिए कॉलोनी 1-2 होती है कि पत्रकार कॉलोनी रहेगी, लेकिन चंद लोगों को ही वहाँ फ्लैट या आवास मिल पाते हैं। जैसे तो उनके एक जो तमाम ऐसे चैनल या मीडिया हाउस बने हैं जो उनको वेतन नहीं देते या उनकी तय होता है और उसके बाद जो है वो उनको रखने के बाद फिर उनकी जो शर्तें हैं उन पर अमल नहीं करते, तो ऐसे तमाम उनके मुद्दे हैं जिनकी उनकी भी, उनके बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन कम से फ्री हो सके, उनके जो, क्योंकि उनके वेतन, क्योंकि पत्रकार जो है वो अपना परिवार के बजाय सोचने के बजाय वो समाज के बारे में सोचता है और समाज के लिए ही करता है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पत्रकारिता एक समाज का मुख्य आईना है जो अपनी चिंता करने के बजाय समाज की चिंता करता है, समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करता है, हर पिछड़े को, हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोशिश लगा रहता है। इसीलिए उनकी आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं होती, तो इसके लिए उनके परिवारों के इंश्योरेंस, उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा, उनके यहाँ बिजली के जो है वो आधे रेट पर उनको बिजली की उपलब्धता, और तमाम ऐसे मेरे जहन में हैं जो अगर हम लोगों की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो मैं पत्रकारों के पक्ष में तमाम मुद्दों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखूंगा। और मैं मानता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पत्रकारों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे से छोटे से पत्रकार को प्रवक्ता बनाया है। और वो लगातार, वो बल्कि आलोचनाओं से भी नहीं, उन्होंने आलोचनाओं से घबराते नहीं हैं, वो आलोचना को मानते हैं कि ये लोग हम लोगों को एक आईना दिखा रहे हैं। इसीलिए जो उन्होंने ये भी तय किया है कि जो उनके सबसे बड़े 2 आलोचक होंगे, उन आलोचक को वो सम्मानित भी करेंगे। और उनके समय भी सरकार में भी मीडिया तमाम उलूल जुलूल खबरें छापती थी या तमाम अच्छी भी खबरें छपी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, हमेशा पत्रकारों का सम्मान किया। आज की डेट में पत्रकारों के हालात काफ़ी ख़राब हैं। नोएडा प्रेस क्लब के अध्यक्ष को पुलिस ने बिना बताए जेल भेज दिया। वो एक इंटरव्यू करने गए थे, वहीं से पुलिस ने उठाया, जेल भेज दिया। उनके परिवार वाले परेशान हैं। तमाम पत्रकारों की हत्या हुई है। अभी पूर्वांचल में कई पत्रकारों को गोलियों से मार दिया गया। तमाम इस तरीके के मामले हैं। पत्रकारों को अब सरकारी दफ्तरों से लेकर जगह जगह सम्मान नहीं मिलता। अधिकारियों से भी उनके लगातार वो चल रहे हैं। नोएडा में तो मैं देख रहा था कि वहाँ जो है वो काफ़ी दिनों से बवाल मचा हुआ है, कई पत्रकारों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो हालात पत्रकारिता के काफ़ी ख़राब हैं और पत्रकारों के भी ख़राब हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पत्रकारों के लिए अगर सरकार आएगी तो बाकायदा इसके लिए एक बड़ा बोर्ड का गठन होगा और पत्रकारों के हक में काफ़ी अहम फैसले लिए जाएंगे। आज हमारे साथ थे मोहम्मद साजिद, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी पार्टी की बातें रखी और पार्टी के बारे में बताया और पत्रकारों के हित की बात की।